इनकलाब, इनकलाब, वंदे। सगल्या गोयंकारांक मोजो नमस्कार। यहाँ पर आए हुए सभी गोवा निवासियों को मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज गोवा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों के साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 घंटे से आप लोग इतनी कड़कती धूप में बैठे हुए हैं, अपने घरों से समय निकाल के इतनी दूर दूर से गोवा के कोने कोने से आज यहाँ पे आए हैं। आप सब लोगों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत सामान्य इंसान हूं मैं। आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी हूं, आप ही लोगों में से एक आम आदमी हूं। आप सब लोगों की तरह कुछ साल पहले तक मैं भी रोज सवेरे उठता था, तैयार होता था, दफ्तर जाता था, शाम को दफ्तर से घर आता था। बीवी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप साथ रहते हैं, परिवार पाल रहे थे एक आम आदमी के तरह। लेकिन चारों तरफ इतना करप्शन देखते थे। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। बहुत गुस्सा आता था, जैसे आप लोगों को गुस्सा आता है जब एक आम आदमी किसी दफ्तर में जाता है और उसको गालियां सुनने को मिलती है। जब तक वो पैसा ना चढ़ा दे तब तक उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको गालियां दी जाती है। एक आम आदमी को बहुत गुस्सा आता है। रोज अखबारों में पढ़ा करते थे, इतना करप्शन हो गया, कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया, 2G में घोटाला हो गया, देश का कोयला खा गए। रोज अखबारों के अंदर हेडलाइन हुआ करती थी। आज भी अखबारों के अंदर वही हेडलाइंस हैं। एक तरह से ऐसे लगता था जैसे ये पार्टियां हम लोगों का मजाक उड़ा रही हैं, हमारी रोज बेइज्जती कर रही हैं कि हम तो इस देश को लूटेंगे, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। एक आम आदमी की रोज ये पार्टियां बेइज्जती करती हैं। हम लोग अन्ना हजारे जी के पास गए। हमने अन्ना जी से कहा कि अन्ना जी कुछ करना चाहिए। अन्ना जी तैयार हो गए। अन्ना जी ने इस देश का, आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। एक ही मांग थी, ऐसा कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कोई गलत मांग नहीं थी। रोज भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते थे, रोज गुस्सा आता था। तो अन्ना जी कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे कि एक लोकपाल बिल पास करो। लेकिन इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कानून पास नहीं किया। इन्होंने मजाक उड़ाया। सारा देश सड़कों के ऊपर था। क्यों था सारा देश सड़कों के ऊपर? सारे देश के लोगों के अंदर गुस्सा था। आम आदमी गुस्से में था, इसीलिए सारा देश अन्ना हजारे के कहने से सड़कों के ऊपर उतर के आया था। लेकिन ये लोग नहीं माने। बोले अगर कानून चाहिए तो अपनी पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और खुद चुनाव लड़के खुद संसद में आओ, खुद विधानसभा में आओ, अपना कानून खुद बना लो। हम गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने। आम आदमी गिड़गिड़ाया इन लोगों के सामने, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया इन लोगों के सामने कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता। हम बहुत आम लोग हैं, हम बहुत कॉमन आदमी हैं, हमें चुनाव लड़ना नहीं आता, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, प्लीज इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, ये लोग नहीं माने। जब कुछ नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा,
तब आम आदमी पार्टी बनाई। जब आम आदमी पार्टी बनाई तो मीडिया वालों ने, सारी पार्टियों ने खूब मजाक उड़ाया हम लोगों का, इस देश के आम आदमी का खूब मजाक उड़ाया। भले अरे इनकी तो सबकी जमानतें जब्त होंगी, ये केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, एक सीट भी इन लोगों की नहीं आएगी। इन्होंने खूब मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का। लेकिन सब पार्टी वालों को पता नहीं था कि एक आम आदमी के अंदर कितना गुस्सा सुलग रहा था उन दिनों। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, हां मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं था, फक्कड़ आदमी थे हम, हमारे पास कोई आदमी नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे। लेकिन एक आम आदमी, हर दिल्ली के हर आदमी के दिल के अंदर आग सुलग रही थी, दिल्ली के हर आदमी के सीने के अंदर गुस्सा सुलग रहा था, और दिल्ली के सारे लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे दिल्ली के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने घर घर जाके कैंपेनिंग करी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एक महीने की छुट्टी लेने लगे। कई दुकान वालों को जानता हूं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी कुछ महीनों के लिए, घर घर जाके कैंपेनिंग करने लगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था, इनफ इज इनफ, नाउ वी विल नॉट टॉलरेट। लोगों ने तय कर लिया था कि अब बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय कर लिया था कि अब भ्रष्ट राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार ईमानदार राजनीति लाके रहेंगे। दोस्तों, 2013 के दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए। आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली। किसी को यकीन नहीं हुआ, 28 सीट मिली। लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार कोई नेता अंदर नहीं जाएगा, आम आदमी अंदर जाके बैठेगा, आम आदमी अपनी सरकार खुद चलाएगा। बहुत हो गए नेता, बहुत हो गई बीजेपी, बहुत हो गई कांग्रेस, तो आम आदमी अंदर जाके बैठा। दोस्तों, आम आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। दोस्तों, लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार ईमानदार राजनीति लाके रहेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। और कौन लोग जीते? एक हाउसवाइफ जीती, उसने 4 बार के बीजेपी के एमएलए को हराया। 20 साल से जो एमएलए था उसको हराया एक हाउसवाइफ ने, जिसको कोई नहीं जानता था। एक लड़का यूपीएससी के एग्जाम देने, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने आया हुआ था दिल्ली, वो चुनाव में खड़ा हो गया, वो जीत गया। उसने कांग्रेस के एक 15 साल के एमएलए को हराया। एक ही संदेश था इस चुनाव का, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। एक आम आदमी की ताकत को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत मत करना। आम आदमी की सरकार बनी एंड देयर वाज अ सीवियर क्रैकडाउन ऑन करप्शन। जो गुस्सा था, जिस गुस्से ने उस आंदोलन को जन्म दिया था, वो अब गुस्सा भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में लग गया। पहली बार 49 दिन सरकार चली। 49 दिन के अंदर कम से कम 35 ऑफिसर्स को हम लोगों ने जेल भेजा, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस। 49 दिन में, जस्ट इन 49 days 35 ऑफिसर्स वर सेंट टू जेल फॉर करप्शन। हड़कंप मच गया दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि अब अगर करप्शन करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। 49 दिन के अंदर किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाते, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, तहसीलदार के दफ्तर के अंदर पैसे लेने बंद कर दिए। किसी दफ्तर में आप जाते थे, लोगों को डर लगता, अब आम आदमी की सरकार है, आम आदमी बैठा अंदर, जरूरत नहीं करते थे पैसे लेने की। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, उस 49 दिन की सरकार में इस देश के सबसे ताकतवर आदमी मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सबसे पैसे वाला आदमी, सबसे ताकतवर आदमी, जिसका नाम लेने से बीजेपी कांग्रेस वालों के पसीने छूटते हैं, उनकी बाय नेम, उनका
KG6 बेसिन के अंदर गलत काम के आरोप में उनके ऊपर आरोप थे, उस आरोप के अंदर बाय नेम उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। आम आदमी ने हिम्मत की उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की। हिम्मत है तो केवल आम आदमी के अंदर है। पिछले कांग्रेस की सरकार थी जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उनके खिलाफ 3 FIR, कॉमनवेल्थ घोटाले की FIR, जल बोर्ड की FIR, 3 FIR उनकी सरकार के खिलाफ दर्ज की गई। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी गई 49 दिन के अंदर। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार गिर गई। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। हमें लगा कि जो केस हम करके गए हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, कांग्रेस वालों के खिलाफ जो केस हम दर्ज करके गए हैं, हमें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, उस टाइम दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, कि भारतीय जनता पार्टी वाले उन केस को आगे बढ़ाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की सरकार ने आते ही मुकेश अंबानी जी की फाइल और वो जो तीनों शीला दीक्षित जी की फाइल थी, वो तीनों उठा के अलमारी में बंद कर दी और अलमारी को ताला लगा दिया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वालों को क्यों बचा रही है? बीजेपी की सरकार कांग्रेस वालों को क्यों बचा रही है? दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए और इस बार दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, 70 में से 67 सीट आई। I think people comprehensively and completely rejected BJP and Congress, both the parties. दोनों को पूरी तरह से साफ कर दिया लोगों ने। बताते हैं, भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर ये एक इतिहास है। इतना बड़ा मैंडेट शायद दुनिया भर में कभी नहीं आया। 70 में से 67 सीट कभी नहीं आया। आई थिंक इट इज डिवाइन। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती है। द होल यूनिवर्स, ऑल द फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स सपोर्ट यू। सब लोग आपकी मदद करते हैं। फिर से हमारी लड़ाई शुरू हुई करप्शन के खिलाफ, फिर से क्रैकडाउन हुआ करप्शन के खिलाफ। जो फाइलें उन्होंने अलमारी के अंदर बंद की थी, वो फाइलें हमने निकाली, रिलायंस के ऑफिसर्स को सम्मन करना चालू किया, शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो केस थे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चालू की। 4 महीने के अंदर हमने खूब सारे ऑफिसर्स को जेल भेजना चालू किया। फिर से वही करप्शन बंद हो गई दिल्ली के अंदर। लेकिन पिछले साल 8 जून को नरेंद्र मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा केंद्र सरकार अपनी आर्मी भेज के राज्य सरकार के ऊपर कब्जा कर ले। हम पाकिस्तान हैं, हम फॉरेन कंट्री हैं। बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस भेज के कब्जा कर लिया ताकि हम एंटी करप्शन के एफर्ट्स ना कर सकें। अच्छा चलो, आपने कब्जा कर लिया, आप कुछ कर लो, आप करप्शन दूर कर दो, हमें भी नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे। कब्जा किया और तुरंत वो चारों फाइलें उठा के अलमारी के अंदर दोबारा बंद कर दी उन्होंने। लेकिन हमने भी सोचा है, जो मर्जी कर लें वो, जितना मर्जी हमें तंग करें, हमारा रिजॉल्व करप्शन के खिलाफ बंद नहीं होगा। करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और दिल्ली सरकार के अंदर आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली सरकार में कि करप्शन सबसे कम है आज दिल्ली से। मैं ये नहीं कहता 100% करप्शन खत्म हो गया, लेकिन कम से कम 70-80% करप्शन दिल्ली के अंदर आज हमने कम करके दिखाया है। दोस्तों, एक दिन एक आदमी आया मेरे पास, कहता है सर आपके फूड मिनिस्टर पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, सबूत दो। कहता सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने फोन पे पैसे मांगे हैं, मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
मैंने आप रिकॉर्डिंग दिखाओ, कहता सर मैं आप ही को दे रहा हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप एक्शन लेना चाहो तो ले लीजिए, बाहर जाके मैं किसी को नहीं बोलूंगा। किसी को नहीं पता था, इन मीडिया वालों में से किसी को नहीं पता था, ऑपोजिशन वालों को भी किसी को नहीं पता था इस बारे में। मैंने मनीष को बुलाया, हम दोनों ने रिकॉर्डिंग सुनी, वो आवाज तो हमारे मिनिस्टर की थी। वो फोन के ऊपर किसी से 6 लाख रुपए मांग रहे थे, बाहर किसी को नहीं पता था। अगर हम चाहते उसको दबा सकते थे। हमने 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया और उसको पूरे मामले को मैंने खुद सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा केस नहीं हुआ होगा कि किसी सरकार ने खुद अपने आप अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी को पता चले, खुद अपने मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करके और सीबीआई को मामला सौंप दिया हो। यहां तो ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं कि पूरी मीडिया चिल्लाती रहती है चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती रहती हैं, संसद बंद हो जाती है, फिर भी नहीं निकालते अपनी कैबिनेट से। और हमने जरा से सबूत के ऊपर, पैसे लिए नहीं थे उसने, पैसे की डिमांड करी थी, उसके ऊपर हमने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, कल को अगर मेरा बेटा भी अगर गलत काम करेगा उसको बख्शूंगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। दिल्ली के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं। दिल्ली में जो बिजली सप्लाई होती है वो कुछ प्राइवेट कंपनियां करती हैं। 2002 में दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। आज 15 साल हो गए, लोगों के आरोप लगते रहे। पिछले 15 साल के अंदर दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें थी। इन 15 सालों में बिजली के रेट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। लोगों ने कहा इनका सीएजी से ऑडिट करवाओ, ये कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, इन कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी की हुई है। लोग चिल्लाते रहे, बीजेपी वालों ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया। दोनों पार्टियां बिजली कंपनियों से मिली हुई थी दोस्तों, और लोगों के बिल बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश में सारे स्टेट्स को मिला के सबसे ज्यादा दिल्ली में बिजली के रेट थे। आज 1.25 साल के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में आज पूरे देश के अंदर बिजली के रेट सबसे सस्ते हैं, सेकंड लोएस्ट हिमाचल प्रदेश को छोड़ के। हिमाचल प्रदेश में सबसे सस्ते हैं, सेकंड लोएस्ट दिल्ली में बिजली के रेट, सबसे सस्ते दिल्ली में बिजली के रेट आज हैं। हमने 1400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी दिल्ली में बिजली के रेट कम करने के लिए, 1400 करोड़ की। ये बीजेपी कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे केजरीवाल सब्सिडी देता है, केजरीवाल सब्सिडी देता है, केजरीवाल सब्सिडी देता है। मैंने 1400 करोड़ की सब्सिडी दी, 36 लाख परिवारों को उसका फायदा हुआ। 36 लाख फैमिलीज वर बेनिफिटेड, 36 लाख परिवारों को फायदा हुआ। कांग्रेस ने 9000 करोड़ की सब्सिडी दी, एक आदमी को, विजय माल्या को सब्सिडी दी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक आदमी को 9000 करोड़ की सब्सिडी दी और बीजेपी ने आने के बाद उसको देश से भगा दिया कि कोई उसको पकड़ ही ना सके। वो एक आदमी को 9000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं, मैं 36 लाख परिवारों को 1400 करोड़ की सब्सिडी देता हूं। बताओ मैं गलत करता हूं क्या? हमने इन बिजली कंपनियों के खिलाफ सीएजी का ऑडिट बिठा दिया। 15 साल से बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे थे सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता। हमने सरकार बनने के 5 दिन के अंदर सीएजी का ऑडिट बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? हमारा इन बिजली कंपनियों से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता है तो आम आदमी से रिश्ता है। इन बिजली कंपनियों से बीजेपी कांग्रेस वालों का रिश्ता था। सीएजी ने पूरा कर लिया, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गई। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में निकल के आया कि इन बिजली कंपनियों ने 8000 करोड़ का गड़बड़ किया है, 8000 करोड़ का गड़बड़। लेकिन किसी कारण से हाई कोर्ट ने उस
रिपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे। जिस दिन जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये 8,000 करोड़ का हिसाब लेंगे इन कंपनियों से, आप ये मान के चलो दिल्ली में बिजली के रेट और भी आधे हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये सारा ईमानदार राजनीति का कमाल है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार है और सारे दिल्ली सरकार के ऑफिसेज में मैसेज है कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको इनाम मिलेगा और जो बेईमानी करेगा उसको जेल मिलेगी। दिल्ली के अंदर अभी एक फ्लाईओवर बना। आप में से जो लोग दिल्ली गए हैं, जो थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में जानते हैं, पीतमपुरा में मधुबन चौक के पास एक फ्लाईओवर बना। 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था। शीला दीक्षित जी के टाइम में शुरू हुआ था। 325 करोड़ उसकी कॉस्ट थी। जब हमारी सरकार बनी केवल 10% बन के तैयार हुआ था। हमने उसको पूरा किया। 325 करोड़ का फ्लाईओवर हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। कभी सुना है आपने? आजाद भारत के अंदर पिछले 65 साल में हमने ये तो सुना है 300 करोड़ की चीज बनते 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 1,500 करोड़ में बनती है। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि 300 करोड़ की चीज सरकार के अंदर 200 करोड़ की बनती है। अभी अखबार में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी बिहार में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने गए थे, हाजीपुर में। वो फ्लाईओवर 6 साल पहले बनना चालू हुआ था। बनते वो 600 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था। बनते 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 वो 600 करोड़ का फ्लाईओवर 3,000 करोड़ में बनके पूरा हुआ। बिहार का फ्लाईओवर 600 करोड़ का फ्लाईओवर 3,000 करोड़ में बनके पूरा हुआ। दिल्ली का फ्लाईओवर 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ के अंदर बनके तैयार हुआ। यह ईमानदार राजनीति का कमाल है। और ये एक फ्लाईओवर नहीं, अभी कल एक फ्लाईओवर का उद्घाटन मैं करके आया हूं दिल्ली में। 65 करोड़ का बनना था, हमने 45 करोड़ का बना दिया। अभी पिछले महीने दिल्ली में मंगोलपुरी में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 24 करोड़ की बननी थी, हमने 16 करोड़ की बना दी। दिल्ली के अंदर हम खूब सारी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। पहले दिल्ली में डिस्पेंसरी 5 करोड़ की बना करती थी, हम 20-20 लाख की डिस्पेंसरी बना रहे हैं, एयर कंडीशनड। यह ईमानदार राजनीति का कमाल है। आज दिल्ली की गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट दिल्ली की सरकार की तारीफ कर रहा है। हमने दिल्ली के गरीब इलाके के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाई, आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। 20 लाख रुपए की डिस्पेंसरी बनाई, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, वेरी स्पिक एंड स्पैन, स्लीक डिस्पेंसरी। उसमें 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। डॉक्टर बैठता है, कोई चार्जेस नहीं है। सारी दवाइयां वहां पे फ्री मिलती हैं और वहां लोग बहुत खुश हैं। एक गरीब इलाके के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी डिस्पेंसरी बन सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, अमेरिका में ऐसे होता है, अमेरिका में वैसे होता है, भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए, भारत को अमेरिका से ये सीखना। अब तो उल्टा होने लग गया, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि दिल्ली से अमेरिका को सीखना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बहने लग गई। ऑड इवन किया हम लोगों ने, आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा ऑड इवन के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ऑड इवन हुआ इसके पहले, इट वॉज वेरी अनपॉपुलर, जनता ने खूब उसके खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली में ऑड इवन हुआ,
सारी दिल्ली की जनता ने इसका साथ दिया। और जब ऑड इवन पूरा हुआ जनवरी में, सारी दिल्ली की जनता ने कहा जी दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। अमेरिका की फॉर्च्यून मैगजीन ने दिल्ली के लोगों को कांग्रेचुलेट किया कि दिल्ली के लोगों ने जो ऑड इवन किया, कमाल करके दिखा दिया दिल्ली के लोगों ने। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की गवर्नेंस की चर्चा होती है। कल सीबीएसई के 12th क्लास के नतीजे आए हैं। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि दिल्ली के सरकारी द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली, मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ अच्छा हो गया, अभी बहुत कुछ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आए हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ पे दिया है, क्योंकि हमें यकीन है कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हमने भारत के लोगों को अच्छा पढ़ा दिया, अगर हमने भारत के लोगों को स्वस्थ बना दिया, तो ये भारत के लोग भारत को पता नहीं कहां का कहां ले जाएंगे। दे विल सून मेक इंडिया इनटू अ डेवलप्ड कंट्री। एजुकेशन का बजट हम लोगों ने, पहले 5000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली का एजुकेशन का, को डबल करके 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली का एजुकेशन का बजट कर दिया। 8,000 न्यू क्लासरूम्स आर बीइंग मेड, 100 न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है। लेकिन मुझे आज, मैं देख रहा था नेट के ऊपर, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि गोवा के अंदर सरकारी स्कूल एक के बाद एक बंद किए जा रहे हैं। गोवा के अंदर सरकारी स्कूलों का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। गोवा के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत बुरी है। गोवा के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, और इस सब का पैसा कहां से आ रहा है? अभी तक आप जब भी किसी सरकार से बात करते थे, सरकार कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है? हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, हमने लोगों का पानी फ्री कर दिया, हमने लोगों के पुराने पानी के बिल माफ कर दिए, हमने किसानों को सबसे ज्यादा जमीनों का मुआवजा दिलवाया, हमने किसानों को सबसे ज्यादा फसलों का मुआवजा दिलवाया। 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों का अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है। 100 नए सरकारी स्कूल बन। इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि अब दिल्ली में जो भी सरकारी काम हो रहा है उसके अंदर पैसे की बचत हो रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया दिल्ली के अंदर, यहां से पैसा आ रहा है। यह सब ईमानदार राजनीति का कमाल है। दोस्तों, गोवा भी भ्रष्टाचार का शिकार है। गोवा भी भ्रष्टाचार का बहुत बुरा शिकार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर गोवा को चूस लिया है बुरी तरह से। जिस तरह से मुझे कुछ साल पहले तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे मन में जो गुस्सा था, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा था, जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था कि इनफ इज इनफ, अब बीजेपी और कांग्रेस को उठा के फेंकना है, अब भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वही गुस्सा आज मैं गोवा के लोगों के अंदर देख रहा हूं। सारा गोवा के लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। 2012 में गोवा के लोगों ने सत्ता बदली थी। 2012 तक गोवा में कांग्रेस की सरकार थी। कितने भ्रष्टाचार किए कांग्रेस वालों ने। माइनिंग स्कैम, एमबी शाह रिपोर्ट कहती है 35,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम हुआ गोवा में। 35,000 करोड़ रुपए का। लुई बर्गर स्कैम, लैंड कन्वर्जन, रीजनल डेवलपमेंट प्लान बना और उसके अंदर धड़ाधड़ लैंड कन्वर्जन किए गए। कितने लैंड कन्वर्जन पैसे लेके किए गए। SEZ स्कैम, गार्बेज डंप स्कैम, और इन सारे स्कैम का बार बार नाम लेके मनोहर पर्रिकर जी की सरकार बन गई। लोग कांग्रेस से, गोवा के लोग इतने तंग आ चुके थे उस टाइम, मुझे पता है गोवा के सभी लोग इकट्ठे हो गए। सभी रिलीजन के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सब लोगों ने इकट्ठे होके कांग्रेस को हराया।
मनोहर पारिकर को वोट दिया, बीजेपी को गोवा के अंदर जिताया। क्यों जिताया था? क्योंकि मनोहर पारिकर ने प्रॉमिस किया था कि माइनिंग का घोटाला जिन जिन लोगों ने किया है उनको जेल भेजेंगे। किया था कि नहीं किया था? मनोहर पारिकर ने प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था? माइनिंग का घोटाला करने वाले जेल गए, मनोहर पारिकर ने धोखा दिया। मनोहर पारिकर ने कहा था कि नहीं कहा था कैसीनो बंद करेंगे? मनोहर पारिकर ने कहा था कि नहीं कहा था कैसीनो बंद करेंगे? कैसीनो बंद हुए? मनोहर पारिकर ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि करप्शन दूर करेंगे। कांग्रेस के टाइम के करप्शन के स्कैम के नाम है लुई बर्गर स्कैम, माइनिंग स्कैम, गार्बेज डंप स्कैम, लैंड कन्वर्जन स्कैम, एससीजेड स्कैम। और बीजेपी के टाइम के स्कैम है, नाम बदल गए, स्कैम उतने ही हो रहे हैं, वही लैंड कन्वर्जन स्कैम। 2001 का रीजनल डेवलपमेंट प्लान खत्म हो गया और 2021 के रीजनल डेवलपमेंट प्लान को सस्पेंड कर दिया और धड़ाधड़ एडहॉक बेसिस पे लैंड कन्वर्जन करती जा रही है बीजेपी। और अब बीजेपी के स्कैम है बिटुमिन स्कैम, बीच क्लीनिंग स्कैम, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा स्कैम। कुछ बदला? पहले कांग्रेस वाले पैसे खाते थे, अब बीजेपी वाले वही काम कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? कुछ बदला? सब वही का वही। अच्छा चलो बड़े बड़े स्कैम छोड़ो, एक आम आदमी की जिंदगी गोवा के अंदर मामलातदार, जब आप कांग्रेस के टाइम में मामलातदार के दफ्तर में जाते थे, पैसे दे के काम करवाते थे, आज बीजेपी के टाइम में जब मामलातदार के दफ्तर में जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के काम होता है? वही करप्शन। एक आम आदमी की जिंदगी में भी वही करप्शन। अगर मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस कर सकता हूं, अगर मैं मुकेश अंबानी जी के खिलाफ केस कर सकता हूं, तो मनोहर पारिकर कांग्रेस के टाइम में हुए भ्रष्टाचारियों को जेल क्यों नहीं भेज सकते? मेरा यह क्वेश्चन है। दिल्ली का, गोवा का बहुत ही खूबसूरत कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है, वास्ट कल्चर है। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, इट हैज इट्स ओन नेचुरल ब्यूटी। गोवा के अंदर समुद्र है, पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया के लोग गोवा में गोवा के कल्चर का और उसकी ब्यूटी का आनंद लेने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के टाइम में भी टूरिज्म की वही डेफिनेशन थी, सेक्स, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। ये गोवा का कल्चर नहीं है, ये कांग्रेसियों ने किया है। और आज बीजेपी के टाइम में भी टूरिज्म की वही डेफिनेशन है, सेक्स, गैम्बलिंग एंड ड्रग्स। कुछ नहीं बदला। टूरिज्म पहले कांग्रेसियों ने भी यही किया और बीजेपी वालों ने भी यही किया, लेकिन गोवा के लोग ये नहीं चाहते। गोवा के लोग, टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ। गोवा के लोग चाहते हैं कि खूब टूरिस्ट आए, लेकिन वो टूरिस्ट यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का मजा लेने के लिए आए, यहाँ के रिच कल्चर का मजा लेने के लिए आए, गोवा के कल्चर को देखने के लिए आए दोस्तों। और अभी पता चला पूरे गोवा के अंदर कोकोनट के कितने खूबसूरत पेड़ हैं चारों तरफ। समझ गए? पूरे गोवा के अंदर कितने खूबसूरत पेड़ है कोकोनट के। बीजेपी की सरकार कहती है नहीं वो पेड़ नहीं है, वो घास है। मतलब अगर गलत काम करना हो तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मुझे बताया गया कि उगे गांव के अंदर एक बियर की फैक्ट्री लगनी थी। उस फैक्ट्री को परमिशन देने के लिए उन्होंने पूरे गोवा के कोकोनट के पेड़ों को दांव पे लगा दिया दोस्तों। अगर उनका बस चले तो एक दिन पूरे गोवा को दांव पे लगा के गोवा को बेच डालेंगे ये बीजेपी और कांग्रेस वाले। सो नथिंग हैज चेंज्ड। यही दिल्ली के अंदर होता था, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस। और वो आम आदमी का हर बार मजाक उड़ाते थे। उनको पता था
आम आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है। एक बार बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी लूटेगी। फिर 5 साल के बाद कांग्रेस आएगी, कांग्रेस लूटेगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी कांग्रेस वालों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। आज मैं गोवा में आया, फ्लाइट में एक आदमी मिला, मुझे कहता है मनोहर पर्रिकर जी के पास कांग्रेस के कई एमएलए की फाइल है क्या ऐसा? है। पर्रिकर जी के पास कई कांग्रेसियों की एमएलए की फाइल है, एक्शन नहीं लेंगे, फाइल रखेंगे। बीजेपी वालों के पास कांग्रेस वालों की फाइलें हैं, कांग्रेस वालों के पास बीजेपी वालों की फाइलें हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस वालों को कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये तो ये आम आदमी आ गई, इसने इनका सारा रायता फैला दिया इन लोगों का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इस आम आदमी ने आके सब गड़बड़ कर दी इन लोगों की। आज मैं चैलेंज करता हूं, 4 साल हो गए गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार को। आज मैं इनका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था बीजेपी ने, उसमें से 5 चीज बता दो जो इन्होंने 5 साल में करके दिखाई हो। मैं चैलेंज करता हूं पर्रिकर जी को। और आज भी बताते हैं, पर्रिकर जी की सरकार चल रही है, वो दिल्ली में कम रहते हैं, गोवा में ज्यादा रहते हैं। सेक्रेटेरिएट की सारी फाइलें वो क्लियर करके जाते हैं सैटरडे संडे को। गलत कह रहा हूं क्या भाई साहब? सरकार उन्हीं की चल रही है। ये तो कठपुतली सरकार है, वो डिफेंस कम देखते हैं, गोवा में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, देश के लेवल पे भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। देश के लेवल पे भी जो चल रहा है बहुत दुख वाला है। लोग बहुत दुखी हैं। 2 साल पहले मोदी सरकार को वोट दिया था, 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? मोदी जी ने कहा था विकास करेंगे, मोदी जी ने कहा था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास करेंगे। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है? चारों तरफ गुंडागर्दी फैली हुई है। कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। कष्ट से बोलते थे। एक बार अन्ना जी कहते थे, पूरे देश के लोगों के दिल के तार झनझना जाते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोने कोने के अंदर पूरा देश एक साथ बोलता था अन्ना के भारत माता की जय। ये सच्ची देशभक्ति है। अब इन कुछ लोगों ने ठेकेदारी ले ली देशभक्ति की, कह रहे हैं बोल भारत माता की जब नहीं बोलेगा तो मारेंगे, तेरे को डंडे से मारेंगे। ये तो गड़बड़ है। इन्होंने देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल कर दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इट हैज बिकम अ वॉर जोन। पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में रोज झगड़े हो रहे हैं वहां पे। ये क्या है? इन्होंने जेएनयू का बुरा हाल कर दिया है। जेएनयू हैज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। इट हैज बिकम अ वॉर जोन। रोज वहां पे झगड़े हो रहे हैं पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में। एक के बाद एफटीआई के अंदर इन्होंने एक आदमी को डायरेक्टर, वहां के स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए हैं कितने महीनों से। क्यों बैठे हैं? वो कह रहे हैं इस आदमी को जिसको आपने डायरेक्टर बनाया, ये गंदी गंदी फिल्में बनाता है, इसको हटाओ। वो नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे? वो आरएसएस का आदमी है। आरएसएस वालों को वाइस चांसलर बना रहे हैं। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बट्टा धार कर रखा है इन्होंने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर सेवरल डिकेड्स। कह रहे हैं अब इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खत्म करेंगे। जामिया मिलिया, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर डिकेड्स। कह रहे हैं उसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस खत्म करेंगे। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्होंने धावा बोल दिया है। जेएनयू के अंदर 5 लड़के आए, उन्होंने भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे लगाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरी बर्बादी होगी, गंदे गंदे नारे लगाए 5 लड़कों ने, और नारे लगा के भाग गए। और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको बहाना बना के जो क्रैकडाउन किया, अरे उन 5 लड़कों को पकड़ो ना। जिन 5 लड़कों ने नारे लगाए थे भारत के खिलाफ, उनको पकड़ो। केंद्र सरकार के पास, मोदी जी के पास आर्मी है,
पैरामिलिट्री फोर्स है, आईबी है, रॉ है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, एसीबी है। 5 लड़के नहीं पकड़े जाते इनसे। वो 5 लड़के आज तक नहीं पकड़े गए। उसके वीडियो हैं, उन लड़कों की फोटो हैं, उनके चेहरे पता है इनको, वो पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? सबको शक है वो बीजेपी ने भिजवाए थे। दंगे फैलाने के लिए उन 5 लड़कों को बीजेपी ने प्लांट किया था जेएनयू के अंदर, ताकि दंगे भड़क जाएं। दोस्तों, ये जो सब हो रहा है ये लोगों को देखा नहीं जा रहा। लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था विकास के लिए, बीजेपी को वोट दिया था विकास के लिए। 31% वोट मिले थे। 31% वोट हिंदुत्व के वोट नहीं थे। हिंदुत्व के वोट 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी 21% लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था। आज वो ठगे से महसूस कर रहे थे, फीलिंग चीटेड। तो दोस्तों, अब हम सब लोगों को, इस देश के आम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। गोवा के अंदर एक ऐतिहासिक मौका है। जैसे दिल्ली के लोगों ने, सब लोगों ने इकट्ठे होके बीजेपी और कांग्रेस को खत्म किया था। आम आदमी विधानसभा के अंदर गया, आम आदमी मुख्यमंत्री बना, आम आदमी सरकार के अंदर गया। उसी तरह से अब गोवा के लोगों के पास चांस है। गोवा के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सबको एक साथ मिलकर इस गोवा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है, हम फक्कड़ लोग हैं। लेकिन अगर हम सब लोग मिल जाएं तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोगों ने छुट्टी ले लेके कैंपेनिंग की थी, घर घर गए थे, वोट मांगे थे, एहसान नहीं किया था किसी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के लिए नहीं गए थे, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं गए थे, अपने बच्चों के लिए गए थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गए थे, ईमानदार राजनीति लाने के लिए गए थे। उसी तरह से आज गोवा के पास मौका है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या गोवा के लोग तैयार हैं बीजेपी और कांग्रेस को खत्म करने के लिए? क्या गोवा के लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? तो आने वाला चुनाव एक आंदोलन होगा गोवा के अंदर। आने वाला चुनाव गोवा के लोग लड़ेंगे। आने वाला चुनाव गोवा के सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और इस बार गोवा के अंदर ईमानदार राजनीति कायम करेंगे और सब लोग मिलकर गोवा का विकास करेंगे। भारत माता की